भारत ने रक्षा तकनीक को विकसित करने में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। अभी हाल ही में डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने रामजेट टेक्नोलॉजी का एक सक्सेसफुल परीक्षण किया है। इस टेक्नोलॉजी का यूज मिसाइल को लॉन्च करने में और मिसाइल को ओवरऑल हम बोल सकते हैं एरियल डिस्टेंस ट्रैवल करने में काफी हेल्पफुल होगा। ये मिसाइल को और ज्यादा दूर तक जाने के लिए सक्षम करता है और इतना ही नहीं, उसके स्पीड को भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। इसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि मिसाइल की जो घातक क्षमता है उसमें काफी हद तक बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी और इसलिए इसको इंडिया के डिफेंस के लिए एक बिग बूस्ट माना जा रहा है। बल्कि इतना ही नहीं, भाई कुछ चुनिंदा ही देश है ऐसे दुनिया में जिन्होंने इस तकनीक को विकसित किया है और उसको मिसाइल में यूज किया है। ये देश हैं रूस, चाइना और अमेरिका जैसे देश। तो भारत एक चुनिंदा देशों की श्रेणी में भी यहां अग्रणी स्थान लेता हुआ दिख रहा है। अगर हम बात करें इस पूरे सिचुएशन की, तो जो तकनीक पर डीआरडीओ साइंटिस्ट ने काम किया है उसको एसएफडीआर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। एसएफडीआर का मतलब होता है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट। रामजेट एक प्रोपल्शन टेक्निक है और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इस टेक्निक को बनाने के लिए, इस टेक्निक को डेवलप करने के लिए हमें किसी दूसरे देशों पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ी थी। इसको हमने इंडिजिनसली यानी अपने खुद के क्षमता से डेवलप किया है। इस टेक्नोलॉजी का हम यूज लार्जली लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स में करेंगे। एयर टू एयर मिसाइल्स को हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट के थ्रू फायर किया जाता है और इसको मेजर डिफेंस माइलस्टोन अभी रिसेंट ईयर्स में हम बोल सकते हैं अगर हम डिफेंस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इस टेस्ट में किया गया था। तो सबसे पहले तो टेस्ट जो है फरवरी 3 को हुआ है। आईटीआर जो कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है चांदीपुर में। चांदीपुर एक कोस्टल टाउन है उड़ीसा में जो कि ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया का, और बहुत सारे डीआरडीओ और इंडियन मिलिट्री के परीक्षण होते हैं और जो टेस्ट होते हैं वो यहीं पे किए जाते हैं। तो मॉर्निंग में इसका टेस्ट हुआ था और इस टेस्ट के बाद हमने इसको सक्सेसफुली डिक्लेयर किया है कि ये टेस्ट सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व थे इसमें। तो सबसे पहले तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की टीम थी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हम बोल सकते हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स जो कि इसका यूज करेगी वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व थी। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज और ओवरऑल इंडियन डिफेंस इकोसिस्टम के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पे हमें इन्वॉल्व देखने को मिलते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि एसएफडीआर यानी कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट है क्या। तो ये नेक्स्ट जनरेशन प्रोपल्सन सिस्टम माना जाता है। किस तरह का प्रोपल्सन सिस्टम? जो कि एयर ब्रीथिंग इंजन पे काम करे। अब अगर हम समझें जनरल मिसाइल्स में क्या होता है, वो कैसे हवा में उड़ती हैं, तो उसका रीजन है कि उनमें रॉकेट लगा होता है और रॉकेट जो है वो दो चीजें कैरी करता है। एक तो वो सॉलिड फ्यूल कैरी करता है और दूसरा वो ऑक्सीडाइजर टैंक कैरी करता है। तो सॉलिड फ्यूल जो है वो गैस के फॉर्म में बाहर आती है और फिर वो ऑक्सीडाइजर टैंक से ऑक्सीजन आता है, दोनों जब मिक्स होती हैं तो बर्निंग होती है। इस बर्निंग के कारण जो गैसेस रिलीज होती हैं, जो फ्लेम रिलीज होती हैं, वो मिसाइल को आगे बढ़ने में हेल्प करती है, यानी कि उसको थ्रस्ट प्रोवाइड करती हैं। यानी कि नॉर्मल और कन्वेंशनल मिसाइल्स में ऑक्सीडाइजर टैंक का होना जरूरी है ताकि ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर रिएक्शन हो और कंबस्शन हो। इन केस में जहां की रैमजेट इंजन का यूज होता है, जैसा कि हम एसएफडीआर टेक्निक में देखते हैं, यहां पे ऑक्सीडाइजर टैंक कैरी करने की जरूरत नहीं होती है। यहां जो एयर है यानी कि ऑक्सीजन जो है एयर में, वो एटमॉस्फेयर से खुद ब खुद आता है और एटमॉस्फेरिक एयर को यूज करके ही कंबस्टन यहां सॉलिड फ्यूल के साथ किया जाता है। और चूंकि अगर हम दूसरा ये बात देखें कि अगर हम एयर एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं तो उसको हमें यहाँ रोटेट करने के लिए भी कुछ नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिकली जो है वो कंप्रेशन के कारण ही यहाँ पे हम रिएक्शन देखने को मिलता है। तो रोटेटिंग पार्ट्स यहाँ पे नहीं है जैसे कि एयरक्राफ्ट इंजन में भी देखने को मिलती है। इसके वजह से भी जो इसकी स्पीड है वो काफी तेज हो जाती है। अगर रामजेट टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करता है इसको देखें तो जैसे आपने बताया यूजेस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, कोई ऑन बोर्ड ऑक्सीडाइजर की यहाँ पे जरूरत नहीं है और चूंकि ऑक्सीडाइजर टैंक ले जाने की जरूरत नहीं है तो ऑब्वियसली जो मिसाइल का वजन है वो काफी कम हो गया, हल्का हो गया और इसके कारण इसकी जो स्पीड है वो काफी हद तक तेज की जा सकती है। तो बहुत सारे जो ऐसे मिसाइल्स हैं जो रामजेट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं वो तो सुपरसोनिक स्पीड तो ऑब्वियसली पहुंच ही सकते हैं, उसके अलावा कई बार हमने हाइपरसोनिक मिसाइल की भी टेस्टिंग बहुत सारे देशों के द्वारा करते हुए दिखा है। अगर हम सोनिक स्पीड की बात करें तो सुपरसोनिक स्पीड हम बताते हैं ऐसी स्पीड जो कि साउंड की स्पीड से ज्यादा हो सके। इसको हम मैक नंबर में मेजर करते हैं। मैक 1 यानी कि साउंड की स्पीड के बराबर, मैक 2 यानी कि साउंड की स्पीड के डबल, मैक 3 यानी साउंड की स्पीड की ट्रिपल एज सच। सो अगर अगर अप टू मैक 5 की बात करें तो उसको सुपरसोनिक मानते हैं। अगर मैक 5 से स्पीड ज्यादा हो गया तो उसको हम हाइपरसोनिक कहते हैं। तो ये हाई एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है हायर मैक पे यानी 2, 3, 4 मैक पे। इसके वजह से भी एफिशिएंसी मिसाइल की बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि एसएफडीआर टेक्निक मैटर क्यों करता है। तो सबसे बड़ा बात तो ये हो गया कि मिसाइल की रेंज है ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। क्यों?
पहला, क्योंकि मिसाइल का वेट कम हो गया है, ऑक्सीडाइजर टैंक ले जाने की जरूरत नहीं है, और दूसरा जो है वो ऑब्वियसली मिसाइल में कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है, कंप्रेशन के कारण ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसके कारण भी स्पीड बढ़ता है, हायर एवरेज स्पीड हमें देखने को मिलेगा। एनर्जी मैनेजमेंट जो होगा मिसाइल्स का वो काफी हद तक बेहतर हो जाएगा, और इसकी वजह से एयर कॉम्बैट में भी हमें एडवांटेज देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम फाइटर एयरक्राफ्ट से मिसाइल फायर कर रहे हैं तो हम कई बार हम बोलते हैं कि डॉग फाइट जिसको कहा जाता है, जिसमें दो एनिमी एयरक्राफ्ट एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, तो एक दूसरे पे वो मिसाइल फायर करते हैं ताकि एयरक्राफ्ट को डैमेज किया जा सके। तो ऑब्वियसली अगर हम सुपरसोनिक स्पीड में मिसाइल फायर करते हैं तो एनिमी एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने की प्रोबेबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे हाई स्पीड मिसाइल को इवेड करना एयरक्राफ्ट के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ पे इंडिया को ऑब्वियसली एडवांटेज मिलेगा अगर हमें कभी एरियल वारफेयर में फ्यूचर में इन्वॉल्व होना पड़ा तो। टेस्ट परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो नोजल लेस बूस्टर का यहाँ पे यूज किया गया था, SFDR मोटर सक्सेसफुली यहाँ पे वर्क किया है। फ्यूल फ्लो का जो कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि अगर SFDR इंजन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक सॉलिड नोजल लगा होता है जिसको कि डक्ट जिसको कि हम नोजल बोलते हैं, और इस नोजल से ही गैसियस फॉर्म में फ्यूल्स बाहर आते हैं, इसको हम डक्ट बोलते हैं। और एटमॉस्फेयर से जो एयर आ रहा है उसमें ऑक्सीजन है, तो काफी प्रेशराइज हो जाता है मूवमेंट के कारण, तो ऑक्सीजन और डक्ट में जो हमारा गैसियस फ्यूल है उसका मिक्सचर होता है, कंबस्शन होता है, और उसके कारण जो कंबस्शन के बाद जो फ्लेम बाहर आती है वही मिसाइल को थ्रस्ट प्रोवाइड करती है। तो जो फ्यूल का फ्लो होना चाहिए वो प्रॉपर्ली कंट्रोल होना चाहिए ताकि हमें कंट्रोल्ड कंबस्शन देखने को मिले। अगर कंट्रोल कंबस्शन नहीं हुआ, अनकंट्रोल कंबस्शन हो गया या इनएफिशिएंट कंबस्शन हो गया, उस केस में मिसाइल की स्पीड काफी हद तक बरकरार नहीं रह पाएगी, या तो स्लो हो जाएगी या मिसाइल जो है वो पहले ही गिर जाएगी। तो इसको हमने फ्लाइट डेटा के साथ ही वैलिडेट किया है कि हाँ ये पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है। अगर हम बात करें इस सक्सेसफुल टेस्ट के सिग्निफिकेंस की, तो ऑब्वियसली भारत उन एलीट देशों में शामिल हो चुका है जो कि इस मिसाइल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। इन देशों में है रूस, चाइना और बस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि भारत चौथी ऐसी शक्ति, मिलिट्री शक्ति डिफेंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेक्टर में बन गया है जो कि रामजेट टेक्नोलॉजी को मिसाइल को प्रोपेल करने में यूज करने वाला है। इसके वजह से मिसाइल की कैपेबिलिटीज में क्या इंक्रीज होगी, क्या इंक्रीमेंट होगी, तो रेंज जो है मिसाइल की काफी हाई हो जाएगी। अब हम आराम से 50 से 340 किलोमीटर तक एयर टू एयर मिसाइल्स लॉन्च कर सकते हैं और एरियल टारगेट को इजीली अटैक कर सकते हैं। एनिमी एयरक्राफ्ट को भी डिस्ट्रॉय करने की हमारे पास प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। स्पीड ऑब्वियसली चूंकि हमें ऑक्सीडाइजर टैंक ले जाने की जरूरत नहीं है, तो स्पीड जो है मिसाइल का इजीली 2 से 3.8 मैक तक हम ले जा सकते हैं, यानी कि मिसाइल जो है वो 2 से 3.8 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड से चल सकती है। नहीं, उतना ही नहीं बल्कि एल्टीट्यूड जो मिसाइल का है वो भी अब हम 20 किलोमीटर ऊपर तक उसको छोड़ सकते हैं, ताकि इवन जो एयरक्राफ्ट आकाश में उड़ रहे हैं, उसके ऊपर उड़ रहे हैं, एयरक्राफ्ट के ऊपर उड़ रहे हैं, उसको भी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। प्लस हाई मैन्यूवरेबिलिटी मिसाइल की हो जाती है, क्योंकि मिसाइल अभी लो वेट है, यानी कि एजिलिटी उसमें ज्यादा है, उसमें मैन्यूवरेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ये बूस्ट करती है आईएएफ की कॉम्बैट पावर को, ऑब्वियसली इंडियन फोर्स के पावर को। और चूंकि हमने इस टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है, तो ऑब्वियसली हम इसको सिर्फ एयर टू एयर मिसाइल में ही नहीं बल्कि लेटर ऑन सरफेस टू एयर मिसाइल्स में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे मिसाइल्स में हम इसका यूज करके अपने मिसाइल की जो किलिंग कैपेसिटी है, डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी है, उसको कई हद तक बढ़ा सकते हैं। और चूंकि इस टेक्नोलॉजी को हमने भारत में ही डोमेस्टिकली डेवलप किया है, इंडिजिनियसली डेवलप किया है, तो हमें बाद में किसी फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो कई सारे ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो कि हमने बाहर से ही इंपोर्ट किए हैं, तो कई बार हमें उन पर डिपेंडेंट होने की जरूरत पड़ती है, और किसी तरीके का रेक्टिफिकेशन करना होता है या किसी तरीके का उसमें प्रॉब्लम या एरर आता है, तो ऐसा प्रॉब्लम हमारे साथ इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में नहीं आएगा। इंडिजिनस डिफेंस स्ट्रेंथ को ये क्लियरली डेमोंस्ट्रेट करता है, उसका ये जीता जाता एग्जांपल है। So that's all for this particular video. If you like the video, please hit like button, share it with your friends, as well as subscribe to channel for more such content. Thank you very much.